नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए 6 नवंबर 2022 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। साथ ही साथ इससे संबंधित लिंक जीके भी मैंने देने की कोशिश की है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में 3 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की संचालन समिति की बैठक हुई? तो बैठक जो है नरेंद्र सिंह तोमर के अगुवाई में हुई, जो 3 नवंबर 2022 को कृषि भवन नई दिल्ली में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन NMNF की पहली संचालन समिति की बैठक हुई। प्राकृतिक खेती के बारे में थोड़ा जान लीजिए आप लोग कि प्राकृतिक खेती पशुधन पर आधारित एक पारंपरिक स्वदेशी कृषि पद्धति है। समझे, यह किसी भी रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक या जैविक खाद या और भी जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक के उपयोग से नहीं की जाती। यह खेती की लागत को कम करने के उद्देश्य से की जाती है और इस प्रकार यह ज़्यादातर छोटे और सीमांत किसानों को लाभ भी प्रदान करती है। भारत में प्राकृतिक खेती की परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के अंतर्गत जो है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2022-23 के बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए जो है 10,433 करोड़ रुपए का जो है उसका 4.2 टाइम्स जो पिछले वर्ष की तुलना में है अधिक आवंटन किया गया, जो रसायन मुक्त खेती के जमीनी कार्यान्वयन हेतु धन को निर्धारित करेगा। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जो जैविक राज्य है, जहाँ पर जैविक प्रक्रिया से जो है खेती होती है। सिक्किम पहला राज्य है, यह श्रेय सिक्किम को जाता है। अगले प्रश्न में आता हूँ। Adani New Industries has recently installed India's largest wind turbine in which state? तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन की स्थापना जो है अदानी ग्रुप ने जो है गुजरात में किया। और यह जो है 3 नवंबर 2022 को घोषणा किया गया कि उसने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची टावर टर्बाइन स्थापित की है। इससे संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस तरह है कुछ कि यह टर्बाइन अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड AEL की स्वामित्व वाली अनुषंगी मुद्रा विंडटेक लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। 200 मीटर लंबे पवन टर्बाइन की बिजली उत्पादन क्षमता जो है 5.2 मेगावाट है और यह लगभग 4000 घरों को बिजली मुहैया करा सकती है। सोचिए, यह 182 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा है। सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। यह बिजली उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा पवन टरबाइन है और इसका रोटर व्यास जो है 160 मीटर का है। पावर टरबाइन जनरेटर का हब ऊंचाई 120 मीटर है, जो 40 मंजिला इमारत के बराबर है। तो एक समय ऐसा आएगा कि गुजरात में लोग जो है ये पवन टरबाइन को भी देखने के लिए जाएंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2022 ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अमित दास गुप्ता जी को। 3 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अमित दास गुप्ता को ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिए उनकी सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया AM के जनरल डिवीजन में मानद सदस्यता के रूप में नियुक्त किया गया। अमित दास गुप्ता एक पूर्व भारतीय राजनयिक, लेखक और शिक्षक है। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल के बारे में जानिए कि राज्य में प्रमुख ब्रिटिश साम्राज्य राजा चार्ल्स तृतीय और प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज
मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, राजधानी कैनबरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 15वीं CII एग्रोटेक 2022 का उद्घाटन किया। यह किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह जो है चंडीगढ़ में आयोजित किया गया और यह 4 नवंबर 2022 को 15वीं CII एग्रोटेक 2022 का उद्घाटन है। CII एग्रोटेक जो है 2022 का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा हरियाणा और पंजाब के सरकार के साथ साझेदारी में 4 से 7 नवंबर 2022 तक किया जाएगा और इसका जो थीम था सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए डिजिटल परिवर्तन। आज की सरकार जो है डिजिटलाइजेशन पर कितना फोर्स दे रही है आप देख ही रहे होंगे। और इसके बारे में इसकी स्थापना 1895 में हुई और इसकी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है संजीव बजाज जी हैं। अगले प्रश्न पर आता हूं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने लखपति दीदी योजना शुरू की? तो यह योजना उत्तराखंड में चालू किया गया। उसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 नवंबर 2022 को देहरादून में लखपति दीदी योजना की शुरुआत की। देखिए इसमें सरकार का लक्ष्य है राज्य में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी कम से कम 1,25 लाख महिलाओं को जो है 2025 तक प्रति वर्ष 1 लाख रुपए अर्जित करने में सक्षम बनाएगा। फिर उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं कि इसका जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था और ये भारत का 27वां राज्य के रूप में बना। इसका जो निर्माण हुआ वो उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके हुआ। यह उत्तर में चीन, तिब्बत और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है जबकि दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। यह राज्य को जो है देवभूमि के भी नाम से जाना जाता है और इसमें 13 जिले हैं। इसका राज्य पशु है कस्तूरी मृग, राज्य पुष्प में ब्रह्म कमल, राज्य वृक्ष है बुरांस रोडोडेंड्रॉन, राष्ट्र पक्षी है मोनाली और राज्य संगीत वाद्य यंत्र है ढोल। दोस्तों अगले प्रश्न में जाते हैं कि मिस्र में COP 27वें सत्र के आयोजन किया जा रहा है। इस सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो भूपेंद्र यादव जो है इसका नेतृत्व करेंगे और इसका फुल फॉर्म होता है UNFCCC का यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP। मेरे प्रीवियस क्लासेस में भी सम की जानकारी दी गई है। मंत्री भूपेंद्र यादव 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में होने वाले UNFCCC के दलों के सम्मेलन में 27वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। COP 27 का सम्मेलन आयोजन बॉन जर्मनी स्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा किया जा रहा है जिसमें मिस्र देश जो है मेजबान देश होगा। COP 27 का जो विषय है लोगों और ग्रह के लिए उद्धार, डिलीवरिंग फॉर पीपुल एंड प्लैनेट। अब ये COP क्या है? पर्यावरण के विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप से भी जाना जाता है 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। UNFCCC 21 मार्च 1994 का लागू हुआ और 197 देशों और क्षेत्रों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। पहला कॉप जो 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। काफी महत्वपूर्ण जानकारी है।
इसमें क्या होता है ना कि आपको तो करंट अफेयर मिल ही रहा है, साथ ही साथ भाई इसमें जो है आपको ट्रेडिशनल जीके भी बहुत सारा मिल जा रहा है, जो अक्सर एग्जाम में आते रहेगा आपका। मान लीजिए जैसे कि ये जो निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की का अध्यक्ष बना, तो 22-23 के लिए तो कोई और बन सकता है, लेकिन जो इसकी स्थापना है 1927, ये हमेशा 1927 रहेगी। ये हुआ ट्रेडिशनल जीके। तो मैंने कोशिश की है कि इस टाइप का ट्रेडिशनल जीके भी आपको प्रोवाइड किया जाए मेरे वीडियो में, साथ ही साथ करंट अफेयर भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि दोनों तरह का जो है क्लास का आनंद आप आराम से उठा सकें, जो काफ़ी यूजफुल रहे आपके लिए। अब आते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 21-22 के लिए फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष है? तो सुब्रकांत पांडा इसके अध्यक्ष है। 1927 में भारतीय व्यापारी श्री GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास द्वारा महात्मा गांधी के सलाह पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसके CEO जो है संगीता रेड्डी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, महासचिव दिलीप चेनाय है और संक्षिप्त नाम फिक्की है। ठीक है, अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय कर्नाटक गायिका अरुणा साईराम को सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? तो फ्रांस को। कर्नाटक गायिका अरुणा साईराम को फ्रांस सरकार द्वारा सेविलियर डी लॉ ऑर्डर नेशनल टू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें उनकी गायक प्रतिभा और भारत फ्रांस संबंधों के विकास में योगदान के लिए चुना गया है। अरुणा साईराम को पद्मश्री संगीत कलानिधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आते हैं अगले प्रश्न। किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की? तो आप लोग जानते हैं जेरार्ड पिक। स्पेन के महान फुटबॉलर जेरार्ड पिक ने 3 नवंबर 2022 को बार्सिलोना के अगले ला लीगा मैच के बाद खेल से संन्यास की घोषणा की है। वह 10 साल की उम्र में कैंप नो में शामिल हुए थे। जेरार्ड पिक ने 2004 में मैनचेस्टर यूनाइटेड की अकादमी में शामिल हुए थे। उन्होंने 2008 में तत्कालीन मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन के तहत अपनी पहली चैंपियन लीग ट्रॉफी जीती थी। अगले प्रश्न में आते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 नवंबर को मनाया जाता है। सुनामी जागरूकता बढ़ाने और जोखिम में कमी के लिए अभिनव दृष्टिकोण साझा करने के लिए जो है यह दिन मनाया जाता है। 2018 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आपदा न्यूनीकरण की अंतर्राष्ट्रीय दिवस में सेंडाई 7 अभियान के साथ इसको आरंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जिनकी 5 नवंबर 2022 को 106 वर्ष की आयु में निधन हो गई? स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता तो श्याम शरण नेगी 5 नवंबर को निधन हो गई हिमाचल प्रदेश में। श्याम शरण नेगी ने 2 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कल्पा में अपने घर पर डाक मत पत्र के माध्यम से 14वीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने जीवन में 34वीं बार मतदान किया था। 1 जुलाई 1917 को वे जन्मे थे। श्याम शरण ने 1991 में भारत के आम चुनाव में पहली बार मतदान किया था और लोकसभा चुनाव में 16 बार मतदान कर चुके हैं। श्याम शरण नेगी 25 अक्टूबर को मतदान करने वाले पहले व्यक्ति थे।
और श्याम शरण नेगी ने हिंदी फिल्म सनम रे में भी विशेष भूमिका निभाई। चुनाव आयोग ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। निम्नलिखित में से कौन 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि होंगे? तो इरफान अली। गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे, जो 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में चलेगा, मध्य प्रदेश में। प्रवासी भारतीय दिवस का जो विषय है वो है डायस्पोरा रिलेवेबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। पीवीडी कन्वेंशन 2023 का उद्घाटन 9 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, तो ये थी इससे संबंधित लिंक जीके प्लस 6 नवंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो आने वाले आईबीपीएस पीओ के मेन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आने वाले एग्जाम्स डीआरडीओ, हेड कांस्टेबल, उन सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे सारे वीडियो को, इसके पहले भी मैंने जितने वीडियो बनाए हैं, आगे भी जो बनाऊंगा, अवश्य देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।